नमस्कार दोस्तों, सुबह सुबह की सबसे पहली बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि सत्ता के अहंकार में चूर है शहंशाह, जमीनी हकीकत से बहुत दूर राहुल गांधी का भाजपा परिवार, जिसको लेकर के भाजपाइयों में मचा हड़कंप। इसी प्रकार दूसरी बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि चुनाव में बीजेपी को टक्कर देने के लिए आरजेडी ने बताई जबरदस्त रणनीति, सभी 40 सीटों पर ऐसे ठोकेगी ताल जिसको लेकर के भाजपा का हो जाएगा बुरा हाल। इसी प्रकार तीसरी बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि हम मणिपुर के राम मंदिर जाएंगे, उद्धव ठाकरे वहीं पूजा करेंगे, संजय राउत का ऐलान दिया। दोस्तों, यहां पर मणिपुर का मुद्दा फिर से उठा लिया गया है और लोकसभा में मणिपुर को लेकर के भाजपा को बड़ा झटका लग सकता है। इसी प्रकार चौथी बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि ईसीआई की नियुक्ति के नए कानून पर सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगाने के लिए किया इनकार और केंद्र को भेज दिया नोटिस। अप्रैल में मोदी सरकार से मांग लिया गया है जवाब। इसी प्रकार पांचवी बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि राम मंदिर उद्घाटन किस पंचांग से निकाली गई तारीख, शंकराचार्य है नाराज, एक आदमी के लिए रामलला से खिलवाड़, बोले कांग्रेस नेता पवन खेरा। जी हां दोस्तों, यहां पर मोदी जी सिर्फ एक आदमी के लिए रामलला से खिलवाड़ किया जा रहा, धर्म की राजनीति बनाई जा रही है, क्योंकि आखिर किस पंचांग से निकाला गया है इस तारीख को। 22 जनवरी को उद्घाटन का तारीख और शंकराचार्य खुद हो चुके हैं नाराज और भाजपा जो है वो राम मंदिर को अब धर्म की राजनीति कर रही है राम मंदिर के नाम पे। दोस्तों, आपको क्या लगता है कि लोकसभा चुनाव में राम मंदिर का धर्म की राजनीति पर उतर आई है भाजपा और यह धर्म की राजनीति ही भाजपा को बड़ा झटका दे सकती है? आपको हाँ या ना कमेंट में जरूर बताइएगा। और दोस्तों, अभी लोकसभा चुनाव 2024 में इंडिया गठबंधन के साथ खड़े हैं तो इस वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और कमेंट में जय हिंद जरूर लिखिएगा। रुक करते हैं पहली खबर की तरफ। सत्ता के अहंकार में चूर शहंशाह, जमीनी हकीकत से बहुत दूर राहुल गांधी का बीजेपी परिवार। जी हां दोस्तों, आपको बता चलें कि भारत जोड़ो न्याय यात्रा शुरू करने से पहले कांग्रेस के नेता राहुल गांधी ने भाजपा की अनुयायी वाली केंद्र सरकार और प्रधानमंत्री मोदी पर जमकर हमला बोला है। शुक्रवार को राहुल गांधी ने देश के युवाओं को संबोधित करते हुए कहा कि देश के युवाओं, आज राष्ट्रीय युवा दिवस पर हमें स्वामी विवेकानंद के विचारों को फिर से याद करने की जरूरत है। उन्होंने युवाओं की ऊर्जा को ही एक समृद्ध देश का आधार कहा और पीड़ित एवं निर्धन की सेवा को ही सबसे बड़ा तपस्या। राहुल गांधी ने कहा, युवाओं को विचार करना ही होगा कि आखिर क्या होगी हमारे सपनों के भारत की पहचान, जीवन की गुणवत्ता या सिर्फ भावुकता, उत्तेजक नारे लगाता युवा या रोजगार प्राप्त युवा, मोहब्बत या नफरत। आज वास्तविक मुद्दे से नजरें फेर कर भावनात्मक मुद्दों का राजनीति दुरुपयोग किया जा रहा है, जो देश की जनता के साथ छल है। बढ़ती बेरोजगारी और महंगाई के बीच युवा और गरीब पढ़ाई, कमाई और दवाई में बोझ तले दब चला है और चलता जा रहा है और सरकार इसे अमृत काल बताकर उत्सव मना रही है। तो दोस्तों, यहां पर राहुल गांधी ने जो है बड़ा सवाल उठा दिया है और साफ साफ कह रहा है कि बेरोजगारी, महंगाई के बीच युवा और गरीब पढ़ाई, कमाई और दवाई के बोझ तले जो है वो दबा जा रहा है और यहाँ पर सरकार जो है, मोदी सरकार जो है वो अमृत काल बताकर इसको उत्सव बना रही है, गरीबों का मजाक उड़ा रही है, युवाओं का मजाक उड़ा रही है और महंगाई और बेरोजगारी चरम पर है। दोस्तों, राहुल गांधी ने आगे कहा कि न्याय की इस आंधी में न्याय की लौ जलाने रखने के लिए मेरे साथ करोड़ों युवा न्याय योद्धा स्वामी विवेकानंद जी की शिक्षा से प्रेरणा लेकर न्याय का हक मिलने तक इस संघर्ष में शामिल हो रहे हैं और सत्य जीतेगा या न्याय होगा। बता दें कि राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा 14 जनवरी से मणिपुर से शुरू होगी। तो दोस्तों, यहाँ पर सत्ता के अहंकार में चूर है शहंशाह और जमीनी हकीकत से बहुत दूर है और भाजपा यहाँ पे गिरती नजर आ रही है। दोस्तों, आपको क्या लगता है कि राहुल गांधी ने जो भी कहा वो सब सही कहा है? हाँ या ना में कमेंट जरूर बताइएगा। इस वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिए। रुक करते हैं अगली खबर की तरफ। चुनाव में भाजपा को टक्कर देने के लिए आरजेडी ने बताया जबरदस्त रणनीति, सभी 40 सीटों पर ऐसे ठोकेंगे ताल। जी हां दोस्तों, हम आपको बता चलें कि राजद जिला कार्यकर्ता संवाद सम्मेलन में सहकारिता मंत्री सुरेंद्र प्रसाद यादव ने कहा कि केंद्र सरकार के झूठे वादे और उनकी काली करतूत को जन जन तक पहुंचाने का काम करने की जरूरत है। पिछले चुनाव सभा में हर साल 2 करोड़ युवाओं को नौकरी देने का वादा कर छल लिया गया, लेकिन हमारे नेता उप मुख्यमंत्री तेजस्वी प्रसाद यादव ने युवाओं को रोजगार देकर सम्मान देने का
काम किया है। उनके साथ ही बिहार जातिगत जनगणना कराए नई दिशा देने का काम किया है। इसलिए पार्टी के हर कार्यकर्ताओं को आगामी लोकसभा चुनाव में भाजपा को जड़ से उखाड़ फेंकने के लिए संकल्प लेना होगा। श्री यादव बुधवार को 0 माइल स्थित विवाह भवन में आयोजित सम्मेलन में बोल रहे थे। उन्होंने कहा कि बढ़ती महंगाई और नई शिक्षा नीति लागू कर देश की कमर तोड़ने का काम किया है। इसके बाद पूर्व केंद्रीय मंत्री जयप्रकाश नारायण यादव ने कहा कि भाजपा सरकार ने जो संविधान पर हमला कर बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के सपनों के साथ खिलवाड़ करने का कार्य किया है, इसके जवाब में संविधान बचाओ देश बनाओ का नारा लेकर के पार्टी के कार्यकर्ता जन जन तक पहुंचने का संकल्प लें, ताकि इसका जवाब लोकसभा चुनाव में दिया जा सके। इसके अलावा विधान पार्षद डॉक्टर अजय कुमार सिंह और कई बड़े नेता जो हैं इसमें सम्मिलित थे। तो दोस्तों, यहाँ पर चुनाव से पहले भाजपा को टक्कर देने के लिए लालू की पार्टी आरजेडी ने बनाया जबरदस्त रणनीति और सभी के सभी 40 सीटों पर ठोके जाएगा ताल, जिसको लेकर के बिहार में जो है 40 के 40 लोकसभा सीटें जो है वो इंडिया गठबंधन के हक में जाएगा। भाजपा को लगने जा रहा बड़ा झटका। दोस्तों, आपको क्या लगता है कि भाजपा को लोकसभा चुनाव में बड़ा झटका लगेगा? हाँ या ना में कमेंट में जरूर बताइएगा। इस वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिए। रुक करते हैं अगली खबर की तरफ। हम मणिपुर के राम मंदिर जाएंगे, उद्धव ठाकरे वहीं पूजा करेंगे, संजय राउत का ऐलान। जी हां दोस्तों, हम आपको पता चले कि अयोध्या में राम मंदिर के उद्घाटन का दिन निर्धारित है और 22 जनवरी को राम मंदिर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रामलला की मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा करेंगे। इसी बीच शिवसेना नेता उद्धव ठाकरे गुट के राज्यसभा सांसद संजय राउत ने बड़ा बयान दिया है। राउत ने कहा है कि हम मणिपुर के राम मंदिर जाएंगे और उद्धव ठाकरे वहीं पूजा अर्चना करेंगे। संजय राउत ने न सिर्फ मणिपुर जाकर राम मंदिर में पूजा करने की बात कही, बल्कि राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा पर शंकराचार्य के विरोध का भी जिक्र किया है। उन्होंने कहा कि नरेंद्र मोदी देश के सबसे बड़े शंकराचार्य हो गए हैं क्या? राम मंदिर अब भी एक अधूरा प्रोजेक्ट है, लेकिन फिर भी उसकी प्राण प्रतिष्ठा होने जा रही है, जिसका चारों शंकराचार्यों ने विरोध भी किया है, लेकिन फिर भी यह सब हो रहा है। राउत ने आरोप लगाया कि प्रधानमंत्री मोदी और बीजेपी शिवसेना को कॉपी करते हैं। जब उद्धव ठाकरे ने कहा कि वह नासिक के काला राम मंदिर जाएंगे, तभी प्रधानमंत्री मोदी ने भी वहां जाने का प्लान बना लिया। अब हम कहते हैं कि हम मणिपुर के राम मंदिर जाएंगे। अब पीएम मोदी बताए कि क्या वह मणिपुर भी जाएंगे? बता दें कि नासिक काला राम मंदिर उस स्थान में से एक है जहां अपने वनवास के वक्त प्रभु श्री राम ने वक्त बनाया था। और आज प्रधानमंत्री मोदी अपने महाराष्ट्र दौरे के बीच नासिक के काला राम मंदिर भी जाएंगे। इसी बीच संजय राउत ने स्पीकर राहुल नार्वेकर के फैसले पर भी सवाल उठाया। उन्होंने कहा कि हमारे पार्टी के संविधान संशोधन के संबंध में हमारे पास सभी सबूत हैं और चुनाव आयोग से लेकर के जहां भी वह दिए जाने थे, हमने हर जगह वहां दिए हैं। लेकिन अगर कोई धृतराष्ट्र की भूमि में अंधा बहरा बनकर बैठा रहेगा तो क्या हम क्या कर सकते हैं? तो दोस्तों, यहाँ पर साफ साफ कह दिया है संजय राउत ने कि हम मणिपुर के राम मंदिर जाएंगे और उद्धव ठाकरे वहीं पूजा करेंगे, जिसको लेकर के मणिपुर फिर से लोकसभा चुनाव का बड़ा मुद्दा हो सकता है। भाजपा को लग सकता है बड़ा झटका। दोस्तों, आपको क्या लगता है कि मोदी जी को मणिपुर जाना चाहिए था और फिर जाना चाहिए? हाँ या ना कमेंट में जरूर बताइएगा। इस वीडियो को लाइक जरूर करिएगा। रुक करते हैं अगली खबर की तरफ। ईसीआई की नियुक्ति के नए कानून पर सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगाने के लिए किया इंकार, केंद्र को भेजा नोटिस, अप्रैल में मांगा जवाब। जी हां दोस्तों, आपको पता चले कि सुप्रीम कोर्ट ने मुख्य चुनाव आयुक्त और अन्य चुनाव आयुक्त अधिनियम 2023 की संवैधानिक को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर केंद्र को नोटिस जारी किया है, जिसने भारत के मुख्य न्यायाधीश को चुनाव आयुक्त के चयन पैनल में हटा दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयुक्त अधिनियम 2023 के संचालन पर रोक लगाने से इनकार कर दिया। सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र से अप्रैल में जवाब मांगा है। न्यायमूर्ति संजीव खन्ना और न्यायमूर्ति दीपाकर दत्त की पीठ नए कानून को चुनौती देने वाली याचिकाओं के एक समूह की जांच करने के लिए सहमत हुई और केंद्र को नोटिस जारी किया है। और पीठ ने नए कानून पर रोक लगाने की मांग करने वाली कांग्रेस नेता जय ठाकुर की ओर से पेश वरिष्ठ वकील विकास सिंह से याचिका की एक प्रति केंद्र के वकील को देने को कहा है। और पीठ ने सिंह से कहा कि दूसरे पक्ष को सुने बिना हम कुछ नहीं कह सकते, हम नोटिस जारी कर रहे हैं। तो दोस्तों, यहाँ पर एक बड़ी खबर, ईसीआई की नियुक्ति के नए कानून पर सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगाने से किया इंकार, लेकिन केंद्र को भेजा नोटिस और अप्रैल में मोदी सरकार से मांग लिया गया जवाब। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर ये बड़ी खबर आ रही है। आपको क्या कुछ लगता है कमेंट जरूर बताइएगा। इस वीडियो को लाइक जरूर करिएगा। रुक करते हैं अगली खबर की तरफ।
राम मंदिर उद्घाटन किस पंचांग से निकाली तारीख, शंकराचार्य नाराज, एक आदमी के लिए रामलला से खिलवाड़, बोले कांग्रेस नेता पवन खेरा। जी हां दोस्तों, हम आपको बता चलें कि कांग्रेस ने अयोध्या में राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम को एक बार फिर से भाजपा का राजनीतिक कार्यक्रम बताया है। कांग्रेस प्रवक्ता पवन खेरा ने शुक्रवार को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस पर भाजपा से सवाल किया कि क्या प्राण प्रतिष्ठा को लेकर के नियमों का पालन किया जा रहा है। उन्होंने यह भी कहा कि 4 शंकराचार्यों ने कहा है कि एक अधूरे मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा नहीं की जा सकती है। शंकराचार्यों की चिट्ठी पर सवाल खड़े करते हुए पवन खेरा ने कहा कि एक चिट्ठी पर प्रबंधक के हस्ताक्षर हैं और दूसरे पर निजी सचिव के हैं, जबकि स्वयं शंकराचार्य की वीडियो सबके सामने देखी है और इससे पता चलता है कि आईटी सेल कितना सक्रिय है। दरअसल चारों शंकराचार्य ने कहा है कि वह अयोध्या में हो रहे राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम में शामिल नहीं होंगे। उनका कहना है कि प्राण प्रतिष्ठा नियमों के तहत नहीं हो रहा है। पवन खेरा ने कहा, प्राण प्रतिष्ठा जब किया जाता है तब उसका एक विधि विधान होता है। क्या यह कार्यक्रम धार्मिक है? अगर यह कार्यक्रम धार्मिक है तो क्या विधि विधान से कार्यक्रम किया जा रहा है? अगर यह कार्यक्रम धार्मिक है तो क्या चारों पीठों के हमारे शंकराचार्य की सलाह और देखरेख से इस कार्यक्रम का स्वरूप तय किया जा रहा है? उन्होंने कहा कि चारों शंकराचार्य कह चुके हैं कि एक अधूरे मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा नहीं की जा सकती। अगर यह कार्यक्रम धार्मिक नहीं है तो ये कार्यक्रम राजनीतिक है। तो दोस्तों, यहाँ पर राम मंदिर को लेकर के पवन खेरा ने, कांग्रेस के बड़े नेता ने सवाल उठा दिया है कि अगर ये धार्मिक कार्यक्रम नहीं है तो ये एक राजनीतिक कार्यक्रम है और आखिर धर्म को राजनीति में क्यों घुसा रही है भाजपा। कांग्रेस प्रवक्ता पवन खेरा ने कहा कि भगवान और मेरे बीच कोई बिचौलिया नहीं हो सकता। प्राण प्रतिष्ठा के लिए तारीख कौन से पंचांग से बनाई गई है? तारीख का सिलेक्शन चुनाव देखकर किया गया है क्या? हम एक आदमी के राजनीतिक तमाशे के लिए भगवान से खिलवाड़ नहीं देख सकते हैं। उन्होंने कहा कि एक राजनीतिक कार्यक्रम में मेरे और मेरे भगवान के बीच एक राजनीतिक दल के कार्यकर्ता बिचौलिया बनकर बैठ जाए, हम यह बर्दाश्त नहीं करेंगे। तो दोस्तों, यहाँ पर भाजपा को बिचौलिया बता दिया है और धर्म की राजनीति पर उतर गई है भाजपा। दोस्तों, आपको क्या लगता है कि भाजपा एक बिचौलिया नहीं बन सकती? राम भगवान सबके हैं, हाँ या ना में कमेंट में जरूर बताइएगा। इस वीडियो को लाइक जरूर करिएगा। रुक करते हैं अगली खबर की तरफ। राहुल गांधी 2 फेज में बिहार में यात्रा करेंगे। भारत जोड़ो न्याय यात्रा को लेकर के पोस्टर जारी। आलोक शर्मा बोले 10 साल से न्याय का शासन है। जी हां दोस्तों, आपको पता चले कि लोकसभा चुनाव से पहले कांग्रेस नेता राहुल गांधी की दूसरी चरण की यात्रा शुरू होने वाली है। इसका नाम भारत जोड़ो न्याय यात्रा रखा गया है और कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता आलोक शर्मा ने प्रेस वार्ता पर इसकी जानकारी दी है। इस दौरान प्रदेश अध्यक्ष अखिलेश प्रसाद सिंह और कांग्रेस के कई बड़े नेता मौजूद थे। कांग्रेस ने भारत जोड़ो न्याय यात्रा से लोगों को जोड़ने के लिए फोन नंबर जारी किया है। जो लोग इससे जुड़ेंगे उन्हें योद्धा कहा जाएगा और न्याय यात्रा को लेकर के पोस्टर भी जारी किया गया है। आलोक शर्मा ने कहा कि 10 साल के न्याय का शासन है। राहुल गांधी की यात्रा बिहार में 7000 किलोमीटर से होने वाली है, जो 65 दिनों तक चलेगी और बिहार में 2 फेज में यात्रा होगी। बीजेपी पर हमला बोलते हुए कहा कि मौजूदा समय में प्रधानमंत्री मोदी की सरकार महंगाई पर चुप्पी साधे हुए है। 96% जांच विपक्ष के लोगों की हो रही है। तो दोस्तों, यहाँ पर उन्होंने आगे कहा कि बेरोजगारी बढ़ी है, किसान आत्महत्या कर रहे हैं, महिलाओं पर अत्याचार बढ़ गया, हर वर्ग के लोग के साथ सरकार अत्याचार कर रही है। मोदी सरकार ने जिस तरह से 3 कृषि कानून बनाए थे उससे किसान की माली हालत खस्ता हो जाती। अतः किसान के आंदोलन के बाद सरकार को पीछे हटना पड़ा और मोदी सरकार हर सरकारी एजेंसी के माध्यम से लोगों को दबाने का काम कर रही है। तो दोस्तों, अगर आपको भी ऐसा लगता है कि बेरोजगारी बढ़ गई है मोदी सरकार में, किसान आत्महत्या करने पर मजबूर हो गए हैं, महिलाओं पर अत्याचार बढ़ गया है, हर वर्ग के लोगों के साथ सरकार अत्याचार कर रही है और मोदी सरकार ने जिस तरह से 3 कृषि कानून बनाए थे, काले कानून बनाए थे, उसको लेकर के किसानों ने आंदोलन करके इस कानून को वापस कराया था। दोस्तों, आपको क्या लगता है कि मोदी सरकार में बेरोजगारी, महंगाई, महिला अत्याचार, राष्ट्र सुरक्षा सब कुछ चरम सीमा पर है और काले कानून बना रही है मोदी सरकार? आपको जो भी कुछ लगता है कमेंट में जरूर बताइएगा। इस वीडियो को लाइक जरूर करिएगा। रुक करते हैं अगली खबर की तरफ। भाजपा पर बरसे सचिन पायलट, कहा कांट की डंडी बार बार नहीं चढ़ती, अब की बार कांग्रेस की सरकार। जी हां दोस्तों, आपको पता चले कि कांग्रेस के 3 आला नेताओं ने राम मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा समारोह में शामिल होने के निमंत्रण को अस्वीकार कर दिया है, जिस पर भारतीय जनता पार्टी ने आपत्ति जताई थी। और भाजपा के आरोप पर जब पार्टी नेता सचिन पायलट का भी बयान सामने आया है, पायलट ने कहा है कि कौन कितना भक्त है इसका प्रमाण पत्र कोई राजनीतिक दल नहीं दे सकता है। दरअसल कांग्रेस के छत्तीसगढ़ प्रभारी की नियुक्ति के बाद गुरुवार को कांग्रेस नेता
नेता पहली बार रायपुर पहुंचे थे, जहां सचिन पायलट ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित किया। उन्होंने इस दौरान केंद्र सरकार पर भी हमला बोला और कहा कि इस बार के लोकसभा चुनाव के परिणाम कांग्रेस के पक्ष में आएंगे। और पायलट ने कहा कि इस सरकार को 10 साल हो गया है, इस दौरान अमीर और गरीब के बीच खाई बढ़ गई है। हमारे हवाई अड्डे, रेलवे, खदान, बिजली घर सभी को निजी हाथों में दे दिया गया। किसान के खिलाफ 3 काले कानून लाए गए। अग्निवीर योजना में नौजवानों के साथ धोखा किया गया है और नोटबंदी, जीएसटी लेकर के आए, जिससे नुकसान हुआ और इसे यहाँ की जनता देख रही है। कांग्रेस नेता ने इस दौरान पार्टी के नेता राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा के संबंध में भी जानकारी दी। उन्होंने कहा कि इस यात्रा का उद्देश्य देश के वंचित वर्ग को न्याय दिलाना है। और सचिन पायलट ने यह भी कहा कि इंडिया गठबंधन भाजपा के लिए चिंता का विषय बन चुका है, क्योंकि 2019 के लोकसभा चुनाव में इस गठबंधन के दलों को कुल 2/3 वोट मिले। उन्होंने आरोप लगाया कि देश में दबाव की राजनीति की जा रही है और विपक्षी नेताओं को निशाना बनाने के लिए आयकर विभाग, ईडी, सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन जैसे केंद्रीय एजेंसियों का दुरुपयोग भी किया जा रहा है। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है कि भाजपा पर जो बोला गया सचिन पायलट द्वारा कि महंगाई बढ़ा दी, बेरोजगारी बढ़ा दी, काले कानून ले आई, सब कुछ कर दिया, और यहाँ पर जब इलेक्शन आता है तो ईडी, सीबीआई सारे एजेंसियों का दुरुपयोग कर रही है भाजपा। दोस्तों, अगर आपको भी लगता है कि भाजपा सारे सरकारी एजेंसियों का दुरुपयोग कर रही है, हाँ या ना कमेंट में जरूर बताइएगा। इस वीडियो को लाइक जरूर करिएगा। रुक करते हैं अगली खबर की तरफ। आपस में भिड़ी गोवा बीजेपी, पूर्व मुख्यमंत्री को पार्टी के ही मंत्री ने भ्रष्ट बताया। जी हां दोस्तों, हम आपको बता चलें कि भारतीय जनता पार्टी की गोवा इकाई आपस में ही भिड़ गई है। पहले उत्पल पडिक्कर ने पणजी के मौजूदा विधायक को भ्रष्ट कहा, फिर पानाजी के विधायक और राज्य सरकार के मंत्री बाबूस ने मनोहर पारिकर पर सनसनीखेज आरोप लगा दिया और उसके बाद दोनों नेताओं में हलचल शुरू हो गई है। तो दोस्तों, आपको बता दें कि आपस में भिड़ गए हैं गोवा के भाजपा के नेता और पूर्व मुख्यमंत्री को पार्टी के ही मंत्री ने भ्रष्टाचार बता दिया है और पूर्व मंत्री जो भाजपा के रहे हैं गोवा में, उनके ऊपर बड़ा खुलासा कर दिया है, जिसको लेकर के भाजपाइयों में मच चुका हड़कंप। दोस्तों, आपको क्या लगता है कि सिर्फ गोवा ही नहीं, हर जगह में भाजपा सरकार के बीच में कलह शुरू हो चुकी है अंदरूनी, और उसको लेकर के भाजपा को झटके पे झटका लग रहा है और हर भाजपा का जितना भी नेता है, ज्यादातर नेता जो है वो घूसखोरी या भ्रष्टाचार में सम्मिलित हैं। आपको जो भी कुछ लगता है हाँ या ना में कमेंट में जरूर बताइएगा। इस वीडियो को लाइक जरूर करिएगा। रुक करते हैं अगली खबर की तरफ। वोटर लिस्ट से सपा के वोटरों का नाम गायब करवा सकती है भाजपा, अखिलेश यादव बोले सतर्क रहे कार्यकर्ता। जी हां दोस्तों, हम आपको बता दें कि लोकसभा चुनाव की तैयारी में जुटे सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने सपा जिला अध्यक्ष के बाद आप सभी विधायक विधानसभा अध्यक्षों के साथ बैठक की। बैठक में अखिलेश यादव ने विधानसभा अध्यक्षों से वोटर लिस्ट को लेकर के चर्चा की, साथ ही भाजपा से सतर्कता बरतने की भी बात कही। उन्होंने कहा कि वोटर लिस्ट को सुधारने पर विशेष ध्यान देने की जरूरत है। भाजपा सपा वोटर को डिलीट कर देती है, जिसकी वजह से कई लोग वोट नहीं डाल पाए। 22 जनवरी को जो लिस्ट जारी होगी, वोट की उस पर समीक्षा की जाएगी, जिससे कोई वोट ना छूटे। पहले के चुनाव में भी भाजपा समाजवादी पार्टी के वोटरों का नाम डिलीट करवा चुकी है। इस बार कार्यकर्ता सतर्क रहे। समाजवादी पार्टी के वोटरों का नाम दूसरे बूथ में शामिल कर दिया गया। अखिलेश यादव ने कहा कि आखिर हमें अपने वोट को कैसे काटने से रोकना है। 22 जनवरी को प्रकाशित होने वाली वोटर लिस्ट में हमें नाम जोड़ना है और सरकार और प्रशासन मिलकर हमारे वोटरों के नाम वोट लिस्ट से या तो डिलीट कर रही है या उनको काट रही है। 3 दिन पहले सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने सभी जिला अध्यक्षों के साथ बैठक की थी। सपा कार्यकर्ताओं से भी अखिलेश यादव ने वोटर लिस्ट को लेकर के सतर्कता बरतने को कहा था। उन्होंने कहा था कि भाजपा हर चुनाव हथकंडा अपना सकती है और चुनाव आयोग को भी दबाव में ले सकती है। समाजवादी पार्टी की कोशिश है कि जो गठबंधन बना है उसे मजबूत करें और गठबंधन में जो दल जहां से लड़ेगा, समाजवादी पार्टी पूरी ताकत से उसकी मदद करेगी। उन्होंने कहा कि समाजवादी पार्टी संगठन को सेक्टर और बूथ स्तर तक मजबूत कर रही है। हमें संगठन का पूरा भरोसा है और समाजवादी पार्टी लोकसभा चुनाव में बड़ी भूमिका निभाने जा रही है। सभी जिला अध्यक्ष कार्यकर्ताओं को बूथ स्तर पर चिन्हित कर जिम्मेदारी देंगे और बड़े बड़े काम सौंपेंगे। तो दोस्तों, यहाँ पर अखिलेश यादव का बड़ा बयान आया कि वोटर लिस्ट से सपा के वोटरों का नाम हो सकता है गायब, भाजपा कर सकती है बड़ा खेला और सतर्क रहने को कह दिया अखिलेश यादव ने कार्यकर्ताओं से। दोस्तों, आपको लगता है कि लोकसभा चुनाव से पहले कुछ उलटफेर कर सकती है भाजपा, हाँ या ना कमेंट में जरूर बताइएगा। इस वीडियो को लाइक जरूर करिएगा। रुक करते हैं अगली खबर की तरफ।
भगवान राम को बेच रही है भाजपा। आरजेडी के मंत्री का बड़ा आरोप, बोले कर्नाटक की तरह मिलेगा सबक। जी हां दोस्तों, आपको पता चले कि बिहार के भोजपुरी में खनन मंत्री रामनंद यादव ने अयोध्या राम मंदिर का उद्घाटन को लेकर के बड़ा बयान दिया है। उन्होंने भाजपा पर भगवान राम को बेचने का आरोप लगाया है। दोस्तों, आपको क्या लगता है कि धर्म की राजनीति कर रही है भाजपा, हाँ या ना में कमेंट में जरूर बताइएगा। इस वीडियो को लाइक करके रख लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिए। और दोस्तों, अगर आप भी लोकसभा चुनाव 2024 में इंडिया गठबंधन के साथ खड़े हैं तो कमेंट में इंडिया जरूर लिखिएगा। जय हिंद, जय भारत।